मैं डॉक्टर नीलकंठ करंदीकर आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। मैं प्रमुख हृदय रोग तज्ञ हूं, हार्ट क्लिनिक मुकुंद नगर यहाँ, और अल्फा डायग्नोस्टिक सेंटर हिराबाग चौक टिळक रोड यहाँ हृदय के चेकअप करता हूं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट इत्यादि, और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी प्रोसीजर्स जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर्स में रूबी हॉल क्लिनिक, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल यहाँ करता हूँ। मुझे गुणश्री प्राध्यापक कार्डियोलॉजी ये पद विजय शासकीय मेडिकल कॉलेज और ससून हॉस्पिटल पुणे यहाँ मिला है, और मैं मुंबई विद्यापीठ के पहला स्वर्ण पदक विजेता हूँ। हमने गई 4 सत्रों में देखा है कि अपना हृदय जो है उसको बहुत सी बीमारियां हो सकती है, और पूरे जग में, विश्व में हृदय विकार ये मृत्यु का नंबर 1 कारण है। और हमने जो पहली 4 सत्रों में देखा वो एकदम बेसिक फैक्ट्स जिसे बोल सकते हैं, उनका आज सिंहावलोकन करेंगे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी रिकैपिचुलेट करेंगे। हृदय के बारे में हमने देखा कि पूरे बदन से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है, ये दो नीला जो है यहाँ से, और फिर हृदय के दाहिनी साइड से, दाहिनी बाजू से ये अपने फेफड़ों की तरफ जाता है, ये खून। फिर फेफड़ों में उसका शुद्धिकरण होता है, और लेफ्ट साइड में बाई बाजू आता है, और जहां से वो लेफ्ट वेंट्री के लिए बलवान जो कप्पा है वहां से वो एओर्टा, ये महारोहिणी में वो चला जाता है, ढकेल दिया जाता है, और पूरे बदन को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। 17वीं सदी में उस काल के प्रसिद्ध ब्रिटिश शास्त्रज्ञ विलियम हार्वे, इन्होंने बखूबी दिखा दिया कि अपने शरीर में खून या लहू ये हृदय से निकलकर पूरे शरीर के हर अवयव में धमनियों द्वारा पहुंचता है, और वहां से वेन या शिरा रक्तवाहिनी में फिर हृदय की ओर जाता है। ये खून के पूरे सफर का बेहतरीन वर्णन उन्होंने किया। ये हृदय का जो हृदय की क्रिया है, इसके बारे में इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। We'll start with the basics and examine how the human heart works. The heart is a muscle about the size of a clenched fist that is located under the rib cage and between the lungs. It is divided into a left side and a right side. Each side has 2 chambers. The upper chambers are called atria and the lower chambers are called ventricles. Blood flows from the atria to the ventricles through one-way valves. The atria and the ventricles work together as a team to pump blood through the heart. The right atrium receives oxygen-depleted blood from the body and pushes it into the right ventricle, which pumps it out to the lungs. Oxygen-enriched blood is returned from the lungs to the left atrium, which pushes it into the left ventricle, where it is pumped back out to the body. After the body has used all of the oxygen in the blood returns to the heart and the cycle repeats. In a normal heart, this sequence occurs 60 to 100 times per minute. The heart's beating rhythms are driven by electrical impulses within the heart. In a normal heart rhythm, electrical signals originate in the heart's natural pacemaker, the sinoatrial node, also called the SA node. These electrical signals travel from the atria to the ventricles in a defined rhythmic pattern. The electrical signals pass through the atrioventricular or AV node. The AV node acts as a natural gatekeeper for the heart, through which all the heart's electrical signals normally pass. ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो में हमने देखा कि अपना हृदय कैसा कार्य करता है, और अपना हृदय आकुंचन प्रसरण क्यों पाता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हृदय में तैयार होता है, ऊपर से नीचे आता है, उसकी वजह से हृदय आकुंचन और प्रसरण होता है। अब देखते हैं, दूसरी सत्र की तरफ मुड़ते हैं,
जहां हमने फेफड़ों के बारे में जानकारी ली। हमारी सांस लेने की क्रिया हमारे फेफड़ों पर निर्भर होती है। हमारे दोनों फेफड़े हृदय के दाईं और बाईं तरफ होते हैं। सांस लेते समय आने वाला प्राणवायु खून में पहुंचाना ये फेफड़ों का कार्य होता है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अपना जो श्वास हम लोग लेते हैं, वो श्वास की श्वसन की क्रिया डायफ्राम नामक पैराशूट जैसा ये जो मसल रहता है, अपने छाती और पेट के बीच ये स्थापित होता है। ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये अभी ऊपर गया अभी नीचे आया। जब नीचे आता है तो सांस अंदर आती है, और जब ऊपर जाता है तो सांस बाहर जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य डायफ्राम, ये स्नायु, ये पैराशूट जैसा स्नायु करता है। तीसरे सत्र में हमने देखा एथिरोस्क्लेरोसिस, धमनी काठिन्य, इसके बारे में हमने जानकारी ली। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसकी धमनियां, कोरोनरी आर्टरीज एकदम साफ रहती है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो जिनका जेनेटिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, जिनके माताजी पिताजी को हार्ट डिजीज है और उनके जीन्स खराब है, तो ऐसे लोगों में, और जिनमें रिस्क फैक्टर्स है, यानी कि विघ्न कारण जिसे बोलते हैं, इन लोगों में एथिरोस्क्लेरोसिस ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। धमनी काठिन्य ऐसा उसका नाम भी है। ये ये इस प्रक्रिया में चर्बी का थर और अपने ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं, ये दोनों मिलके एक लेयर या प्लाक तैयार हो जाता है धमनी की अंदरूनी बाजू पे। और इधर दिखाया गया है कि इस हिस्से में एकदम प्लाक थोड़ा है, मगर इधर सबसे बढ़ के इसका जो पैसेज है धमनी में खून जो बहता है, उसको अड़चन, अड़थला निर्माण हो जाता है इस प्लाक से। और इससे इस्केमिक हार्ट डिजीज नामक रोग का उत्पाद होता है। अब देखते हैं एथिरोस्क्लेरोसिस होने वाली हमारे शरीर की प्रमुख जगह कौन सी है। नंबर एक जगह एओर्टा, ये रोहिणी जो होती है धमनी, वो जो नीचे आती है हृदय से उगम पाने के बाद, उसका जो बाइफरकेशन है वहां नंबर एक है। मगर इधर ये धमनी का अंतर्व्यास काफी बड़ा होता है, 2 सेंटीमीटर इतना उसके आसपास होता है। और इधर अगर अथेरोस्क्लेरोसिस के थर बैठ भी गए, इतना ब्लॉकेज नहीं कर पाते। मगर नंबर दो है हृदय को खून पहुंचाने वाली कोरोनरी रक्तवाहिनी, धमनी। और इसका साइज जो होता है वो 2.5 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर, यानी कि छोटा होता है। और इसमें अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो हमने देखा कि ऐसे ब्लॉकेजेस, ऐसे अड़चन अड़थड़े तैयार हो जाते हैं, और फिर खून का आगे बढ़ना बराबर नहीं होता। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज रोग के अनेक प्रकार है, उसका कोई भी प्रकार हो सकता है इस एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज बीमारी से। नंबर 3 है पाँव को खून पहुंचाने वाली धमनियां। और नंबर 4 और 5 है अपने मस्तिष्क को, मेंदु को खून पहुंचाने वाली धमनियां। इन धमनियों को ब्लॉकेज अगर आ गया इन धमनियों में, तो अर्धांगवायु का झटका, स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, ये बीमारी हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में तीसरे सत्र में देखने के बाद चौथे सत्र में हमने देखा कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, वैश्विक रोग भार, ये क्या चीज है। इसमें हृदय रोग का ये जो भार है, ये कैसे इस आदमी पे भारी पड़ रहा है, ये दिखाया गया है। वर्ल्ड बैंक, जागतिक बैंक जो है, वो खाली आर्थिक व्यवहार ही नहीं करती, मगर
कुछ दूसरे उपक्रम भी आर्थिक व्यवहार के अलग से वर्ल्ड बैंक ने किए हैं। विश्व बैंक ने 1993 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और जागतिक आरोग्य संगठन के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की, जिसका नाम थे वैश्विक रोग भार या ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इसमें वैश्विक रोग बोझ अध्ययन, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, एक बड़ा और विस्तृत प्रयास है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करता है। यह अध्ययन विभिन्न बीमारियों और जोखिम कारणों कारकों यानी कि रिस्क फैक्टर्स का प्रभाव को समझता है, जिससे यह तय करने में मदद होती है कि किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो जीबीडी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का स्टडी है, वो अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग देशों में किया गया है। और अलग अलग देशों में क्या रोग स्थिति है, क्या डिसेबिलिटी है, कौन से रोग ज्यादा दिखाई देते हैं, और जोखिम कारकों, रिस्क फैक्टर्स कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये सब जब जानकारी मिलती है तो हमको ज्यादा अच्छी तरह इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पे पाने के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हमने थोड़ा सीमावलोकन कर लिया। पहले 4 सत्रों में हमने क्या क्या बातें की उसके बारे में। अभी दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत ही अच्छी चीजें मैं आपको बोलने वाला हूं। ये चित्र आप देख रहे हो, उड़ने वाली परी या फेरी फ्लाई कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर चित्र एक आर्टिस्ट ने बनाया है। मगर फेरी फ्लाई या उड़ने वाली परी ये एक कीटक है, ये इंसेक्ट है। इस ये ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है। और इस कीटक का उल्लेख अभी क्यों किया मैंने? इसलिए कि मानव जाति को मालूम होने वाले हृदय के साइज में ये फेरी फ्लाई का हृदय सबसे छोटा है। दुनिया में सबसे छोटा हृदय फेरी फ्लाई का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटा हृदय, इसके ये कैविटी दिख रही है, और ये उसका मसल है हृदय का। और यहाँ से ये धमनी या रोहिणी या आर्टरी बाहर आ रही है हृदय से, और ये फेरी फ्लाई को उसके बदल में पूरा खून पहुंचाएंगे। सबसे छोटा हृदय किसका है ये देखने के बाद सबसे बड़ा हृदय किसका है ये देखना भी बहुत ही जरूरी है। इस प्राणी को आपने पहचाना होगा। जी हाँ, ये ब्लू व्हेल है, यही इसका नाम है। इस जीव के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है, ब्लू व्हेल। इसकी लंबाई 80 से 100 फुट तक है और इसका वजन 2 लाख किलो है। उसकी जबान का वजन एक हाथी के जितना होता है और उसके हृदय का वजन एक गाय के जितना होता है। उसकी आवाज दूसरे प्राणियों की तुलना में सबसे बड़ी होती है और इसका आयुष्मान 80 से 90 साल होता है। ये रहा ब्लू व्हेल का हृदय, एक बहुत ही दुर्मिल ऐसा ये स्पेसिमेन है। कितना बड़ा हृदय है ये आप देख सकते हैं। हम्म ये इधर माउंट किया हुआ है। इस हृदय का वजन एक गाय के जितना होता है। यहाँ दिखाए गए ब्लू व्हेल के हृदय का वजन 181 किलो है। तो हमने आज जरा हटके ये सत्र लिया है। पहले हुए सत्रों के बारे में थोड़ी सी रिवीजन की और दो बहुत ही रोचक बातें मैंने आपको बताई। ये सत्र आपने देखा इसलिए आपका धन्यवाद। और ये मेरे जो सत्र ये चालू ही रहेंगे। अगली सत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण इस्कीमिक हार्ट डिजीज के बारे में चर्चा शुरुआत करने जा रहा हूं। आप जरूर उस सत्र भी में भी आना। और
सब्सक्राइब किया हुआ होगा मेरा चैनल तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना और थम्स अप भी देना। धन्यवाद।